In computer graphics, this translation means something different. It is one of the transformation technique जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि reposition करना। क्या करना? reposition करना। किसको reposition करना? कोई पॉलीगॉन होगा या उसको reposition कर दो, कोई लाइन होगी उसको reposition कर दो, कोई पॉइंट होगा उसको reposition कर दो। और ये सारा जो मामला हो रहा होता है ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे हो रहा होता है। इसीलिए आप इसको ऑल टुगेदर बोलते हैं 2D ट्रांसलेशन। बराबर? जैसे कि आप ये देखो, ये मेरा एक पहला डायमेंशन और ये मेरा दूसरा डायमेंशन। तो अभी जो भी कार्यक्रम होने वाला है, जो भी अपना रिपोजिशनिंग का मामला होने वाला है, वो यही इन 2 डायमेंशन के बीच में लेट्स से मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस कुछ इस तरीके से। बराबर? अब यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे एक पॉइंट लेते हैं। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट, ओके? और यहां पे इसकी जो पोजीशन है x, y, तो अपने को इसकी ओरिजिनल पोजीशन पता है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स x, y। अब अपने को क्या करना है, इसको रिपोजिशन करना है। यहां से उठाना कहीं और रखना है इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे। लेट्स कंसीडर यहां मुझे उसे उठा के रखना है जिसका पोजीशन x डैश, y डैश कुछ इस तरीके से है। सिंपल है? बराबर है? यहां से उठाओ, यहां पे रखो। ये अपना ट्रांसलेशन 2D ट्रांसलेशन हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा सवाल आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई ये जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, पॉइंट थी, उसे यहां से यहां रिपोजिशन कैसे किया जा सकता है? जो कि अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन है x डैश, y डैश, कैसे इस पॉइंट को यहां पे रिपोजिशन किया जा सकता है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या पता होना चाहिए हमें? तो इसके लिए भैया सिर्फ हमें अंतर यानी डिस्टेंस जो है ये पॉइंट्स के बीच का ही पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। कैसे पता लगाएंगे वो मैं अभी आपको बड़ा आसान करके बताता हूं। तो देखो ये सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y एक्सिस की मदद लेते हैं। ओके, तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं लेट्स से ty। बराबर है? ये दो पॉइंट्स के बीच का यहां पे अंतर मुझे यहां पे मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ty मिल गया। सिमिलरली अपन ये फंडा जो है परफॉर्म करने वाले हैं x के साथ। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है tx मिल गया। सही बात है? अब इन दोनों का क्या किया जाए, ये क्या करना चाहिए अपने को इसका, ये अभी जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे लेट्स कंसीडर x डैश, मुझे x डैश तक पहुंचना है। तो मुझे कैसे पहुंच पाऊंगा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं यहां पे x मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसमें मैं ऐड कर दूंगा tx। सही बात है? सिंपल सी बात है। मतलब अगर मुझे यहां तक पहुंचना है x डैश तक फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोजीशन, तो मुझे इतना जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में। अभी बात कर रहा हूं। सो x डैश इक्वल टू x दैट इज ओरिजिनल प्लस द डिस्टेंस दैट यू हैव टू ट्रैवल, मतलब यहां से यहां तक tx। सही बात है? सेम चीज अपन y के साथ भी करेंगे। तो यहां पे y डैश ले लेते हैं इक्वल टू y प्लस इतना भैया ty। बराबर है? ty हमने डाल दिया यहां पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी अपनी इक्वेशन जो है वो यहां पे हमें मिल चुकी है। अब यहां पे ये दो इक्वेशन अपने पास आई है, इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं। देखो यार, यहां पे x डैश y डैश क्या है, पॉइंट a, x y क्या है, पॉइंट a। बराबर है? तो अपन क्या करते हैं, इसको देते हैं a नाम। बराबर? ये मेरा पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये पॉइंट जब आपका रिपोजिशन हो जाएगा टू द कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश, तब अपन इसको बोलते हैं लेट्स कंसीडर a डैश। सही बात है? तो अपने को a से a डैश तक जाना है, मतलब एक तरीके से ट्रांसलेशन जो है रिपोजिशनिंग जो है अपने को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए अपने पास पॉइंट है और उन पॉइंट के नाम है a और a डैश में करके दी। तो अपन क्या कर सकते हैं, x डैश, y डैश कैसे लिख सकते हैं, सिंपली a डैश। बराबर? a डैश इक्वल टू x और y, x, y, ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है a, तो वो a ले लिया, प्लस tx ty, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, t बोल सकते हैं। यहां पे दोस्तों अपने को फॉर्मूला नहीं चुका, आगे क्या करना है, इसको सिर्फ देखते रहना नहीं, इसको वापरना है, इसको यूज करना है टू सॉल्व सम ऑफ द 2D ट्रांसलेशन न्यूमेरिकल्स। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं रिगार्डिंग दिस रिस्पेक्टिव पॉइंट, जिससे कि सारी तमाम बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। लेट्स कंसीडर यार, देखो अपने पॉइंट a है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है क्या है, x और y। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूं। लेट्स से x जो है 3 है, y जो है 4 है, कुछ इस तरीके से। बराबर? So here we have point A. अब इस पॉइंट को मुझे यहां तक लेके जाना है, रिपोजिशन करना है। ओके, a डैश। अब उसका x डैश और y डैश मेरे को पता नहीं है, मुझे वो पता करना है, और उसके लिए ty और tx जो है इसकी वैल्यू दी हुई है। लेट्स से tx की वैल्यू है 4 यूनिट्स, कितनी, 4 यूनिट्स, और ty की जो वैल्यू है लेट्स से 5 यूनिट्स। तो यहां पे अपने इस क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है कि भैया ये ओरिजिनल पोजीशन है अपने पॉइंट a की 3,4, और उसे अपने को पहुंचाना है, रिपोजिशन करना है टू x डैश, y डैश, और इसके लिए आपको जो अंतर, जो डिस्टेंस तय करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कितना है, 4 यूनिट का, एंड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कितना है, 5 यूनिट का। अब इसे कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये जो x डैश y डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये कब काम आएगा, ये तो मैं बोल रहा था कि इसे इस्तेमाल अपने को भी करना है। तो यहां पे a डैश जो है मुझे फाइंड करना है, यानी क्या, x डैश y डैश ही फाइंड करना है। तो उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं x डैश y डैश, मतलब यहां पे अपन जो है अभी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंपल सी मैट्रिक्स है जहां पे दो रो है और वन कॉलम, जिसे हम बोलते हैं 2 by 1 मैट्रिक्स। दो रो है और एक कॉलम है, 2 by 1 मैट्रिक्स। तो यहां पे मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो होगा a डैश के कोऑर्डिनेट्स। बराबर है? अपने सामने होंगे आंसर के रूप में। तो कैसे करेंगे अपन, तो यार देखो इसके लिए अपने को जो a है उसे भी कुछ इसी फॉर्म में लिखाना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो a उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4, तो पहले x फिर y लिखना है। सही बात है? तो a पता चल गया अपने को, फिर उसके बाद t क्या है, tx क्या है, ty। तो अपन क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, x फिर y, tx फिर ty। तो यहां पे tx कितना 4 और यहां पे ty कितना 5। सिंपल सी बात है ये, दो चीजें मिल गई। तो a मिल गया है, t मिल गया है, a डैश निकालने में कौन,
तो a डैश क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट 3 4 प्लस 4 5। अब यहां पे मैट्रिक्स एडिशन करनी है। अब मैट्रिक्स एडिशन करने का रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9, सिंपल एज दैट, बराबर है। तो अभी अपने को a डैश मिल गया। अब a डैश क्या, x डैश y डैश, मतलब ये वाला जो है भैया ये x डैश है और ये वाला जो है वो y डैश है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं x डैश है मेरा 7 और y डैश है मेरा 9। कुछ इस तरीके से जो है अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, कि आज भैया ट्रांसलेशन को एक न्यूमेरिकल के जरिए हम समझ में आते हैं। हालांकि छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो अपने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन वो पॉइंट से रिलेटेड था कि एक पॉइंट को अगर यहां से उठा के मार रखना है, रिपोजिशन करना है, वैसे किया जाए। वो बेसिक सी बात थी। यहां पे अपन पॉलिनोमियल की बात करेंगे, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल जो कि यहां पे तीन लाइन सेगमेंट से जुड़ के बन रहा है और उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है अपने उस टू डायमेंशनल प्लेन में। सही बात है। अब अपने को ना ये पसंद नहीं आ रही है, ओरिजिनल पोजीशन जो है वो अपने को पसंद नहीं है। अपने को इसको थोड़ा खिसकाना है, कितना खिसकाना है, किधर खिसकाना है, तो वो डिटेल्स यहां पे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है कि भैया 4 यूनिट x डायरेक्शन में, x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, खिसकाना है, और 2 यूनिट उसको y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस यू हैव टू मूव इट, ओके, टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। तो ये अपने को बोला गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है।
इस पॉलिनोमियल का ये उसी कोऑर्डिनेट है। अभी अपने को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड a डैश b डैश c डैश। अब ये a और a डैश क्या है भैया, इसमें फर्क क्या है, पिछले वीडियो में अपन देखा था। a मतलब क्या कि जो ओरिजिनल है बराबर, या फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, ओरिजिनल पोजीशन जो है आपके पॉइंट की, आपके पॉलिनोमियल की, वो अपन a b c से दर्शा रहे हैं, ठीक है। और डैश कब लगा रहे हैं अपन, जैसे a डैश b डैश c डैश, इट इज द कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स कह लो, ये नए कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे आफ्टर रीपोजीशनिंग ऑफ योर पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। अब अपने को वही फाइंड करना है, a डैश b डैश c डैश फाइंड करना, ताकि आपको पता चल सके भैया ये रीपोजीशन करने के बाद इस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल प्लेन में कहां दिखने वाला है बाय फॉलोइंग दिस, किसका किसकी, ये किसका किसकी अपन करने वाले हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, वो अपना भी देखते हैं, उसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सिंपल सा मामला है, क्या बोला था मैंने, a डैश इक्वल टू a प्लस t, ये पढ़ना था। मतलब अगर न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स प्लस ये जितनी भी आप डिस्टेंस यहां पे करने वाले हो, वो सारा मामला आपने यहां पे संभालना है। अब तो क्या करते हैं, पहले a के लिए कैरी आउट करते हैं, फिर b के लिए करते हैं, फिर c के लिए करते हैं, ताकि अपने को एक एक करके a डैश b डैश c डैश जो है वो मिल जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब मेरे को a डैश चाहिए तो a डैश विल बी इक्वल टू नथिंग बट a। अब a को अपन कैसे मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट देखो 2 1, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2 1 प्लस t। यहां पे अपना पहले ये जो 4 है दिस इज नथिंग बट tx, और ये जो 2 है दिस इज नथिंग बट ty, सही बात है। तो tx dy भी अपने पास है, तो अपन क्या करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, पहले x और फिर y। तो tx कितना है भाई साहब 4 और dy जो है 2, सही बात है। अब इसका सिर्फ अपने क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन करना है, तो 4 2 6 हो जाता है, 1 2 दैट इज 3 हो जाता है। तो ये अपने नए कोऑर्डिनेट आ गए इसके a के। अब मैं करूंगा b के लिए, b डैश विल बी इक्वल टू b प्लस t। अब यहां पे b डैश क्या हो जाएगा आपका, सिंपली b ले लो, क्या है 5 1, तो 5 पहले इसके लिए 1 लिया, सही बात है। फिर उसके बाद t तो सेम ही रहने वाला है, ओके। इसको जिस तरीके से इसका एडिशन करते हैं, 4 + 5 9 एंड देन 1 + 2 इट विल बी 3, सिंपल फंडा है, क्लियर। अब अपन c डैश निकालते हैं, इट विल बी c प्लस t। c कितना है, क्या भैया 4 4, तो अपन 4x की वैल्यू और 4y की वैल्यू किस तरीके से लिखी, फिर वापस की, तो कॉमन ये 4 2, इसका सम अपन एडिशन करेंगे, 4 + 4 कितना होता है भाई साहब 8 होता है, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है। दिस इज व्हाट वी गॉट, ओके। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ओके। ये a डैश का x से y है, ये b डैश का x से y और ये c डैश का x से y। अभी अपने को सिंपली करना क्या है, इनको जो है प्लॉट करना है अपनी इस टू डायमेंशनल प्लेन पे, ओके। अब देख देखते कैसे, सबसे पहले तो एक ये देखो 6 3, तो सबसे पहले अपन आते हैं x6 और यहाँ पे 3, तो समवेयर द पॉइंट वुड बी यस यहाँ पे, तो ये हो गया अपना a डैश, ये a डैश हो गया, ठीक है। उसके बाद b डैश देखो 9 3, इट इज नथिंग बट 9 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो ये अपना हो गया b डैश, सही बात है। उसके बाद c डैश देखो 8 6, तो यहाँ पे 8 है और समवेयर हियर इट विल बी 6, ओके ओके। तो ये c डैश हो गया। अब हमने क्या करना है, जोड़ना है लाइन सेगमेंट से, ठीक है। तो ये लगा दी एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लगा दी और तीसरी लगा दी, तो क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, यहां से अपन ने उसको रिपोजीशन किया, ट्रांसलेशन पूरी तरीके से परफॉर्म किया बाय फॉलोइंग द गिवन थिंग्स इन आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस तरीके से भैया कोई न्यूमेरिकल अगर आपको आता है, मिलता है, तो आपको कुछ इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। हेलो मैं बैठूंगा दोस्तों डिफाइंड इंजीनियरिंग, आज का वीडियो आगे बढ़ा कमाल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में एक और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्केलिंग। इससे पहले भी ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जिसका नाम है ट्रांसलेशन, उसको बढ़िया तरीके से आसान करके समझाया था न्यूमेरिकल के साथ, वही ठीक हम स्केलिंग के साथ भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मामला है क्या, जैसा स्केलिंग नाम है वैसे वही इसका काम है, मतलब चीजों को छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से परिवार जुटी 3 लाइन सेगमेंट से जुड़ के बनता है और अपने को छोटा लग रहा है, काफी छोटा लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू समथिंग बड़ा, सही बात है। तो छोटा का हो गया बड़ा, इसे आप स्केल अप करना कह सकते हो, इसको जूम इन करना कह सकते हो, छोटे से बड़ा करना कह सकते हो, इसे कन्वर्ट कह सकते हो फ्रॉम छोटा टू बड़ा। तो ये बढ़िया स्केलिंग अपन ने किया, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्केलिंग। और दूसरा क्या हो सकता है कि यार बहुत बड़ा हो गया, ओके, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे को क्या करना है, इसको नॉर्मल में लाना है, मतलब छोटा करना है, सही बात है। तो वो भी किया जा सकता है, बड़े से छोटा, ये सब कुछ जो है किया जा सकता है अगर आपको स्केलिंग पता हो तो। आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये अपन 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल स्केलिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो 2 डायमेंशन यहाँ पे अपन लगा लेते हैं कुछ तरीके से, ओके। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में अपने छोटा वाला है और उसको फिर अपने कन्वर्ट किया तो बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये जो रिस्पेक्टिव इसके पॉइंट्स हैं पॉलीगॉन के, इनकी कुछ ओल्ड कह लो ओरिजिनल पोजीशन होगी, कुछ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, दीस आर नथिंग बट माय ओल्ड या फिर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, बराबर। अब अपन जब इसको बेसिकली कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन में
कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, सही बात है। और ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो उसे हम बोलेंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स, सही बात है। तो अपने को क्या करना होता है, चाहे यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो अपन बोलेंगे ये ओल्ड थे, ये ओरिजिनल थे, और अपने को इसमें कन्वर्ट करना है, यानी स्केलिंग परफॉर्म करने के बाद अपने को कौन कौन से न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं ये फाइंड आउट करना है, इसमें अपन इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर मैं उल्टी तरफ जाऊं, मतलब बड़े से छोटा करने जाऊं, तब ये आपके ओल्ड या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होंगे आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स। अभी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें आपकी मदद कौन करेगा, इसमें आपकी मदद की जाता है Sx और Sy, इसे अपन बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर्स। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर, कि x डायरेक्शन में कितना स्केल करना है, y डायरेक्शन में कितना स्केल करना है। यहां पे एक बात आपको समझनी है कि अगर आपका Sx और Sy जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, रिमेंबर दिस थिंग, Sx और Sy जो है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हो, छोटे से बड़ा ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हो, जूम इन करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। लेकिन अगर इसका उल्टा केस है, मतलब अगर ये लेस देन 1 है, Sx और Sy की वैल्यूज है, अगर वो लेस देन 1 है तो आप क्या कर रहे हो, ये वाला प्रोसीजर कर रहे हो, बड़े से छोटा करने की यहां पे कोशिश की जा रही है। मतलब यहां पे अपन उसको बड़ा दिखा रहे हैं, और अगर लेस देन 1 रहा Sx और Sy तो अपन इसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज आपको समझनी है कि अगर वो इक्वल टू 1 रहा तो मतलब ना ग्रेटर ना इक्वल है, ओके, मतलब ना ग्रेटर ना स्मॉलर है, अगर वो इक्वल टू 1 रहा तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कोई चेंज नहीं होने वाला, यही जो आपका ओल्ड था यही आपका न्यू मिलेगा, नो चेंजेस, बिकॉज़ यहां पे स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1, तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का जैसा वो रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक्चुअली में जो चीजें मैं बोल रहा था ओल्ड और जो एक तरीके से न्यू, उसका मामला मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से मेरे कोऑर्डिनेट्स है a b और c फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलीगॉन, तो अभी अगर मेरा समझ लो Sx Sy जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, एक स्केल्ड अप वर्जन, जूमिंग वर्जन मिलेगा मुझे इसी पॉलीगॉन का, तो मैं इसे बोलूंगा a' b' और c'। अब ज्यादातर केसेस में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपने नोटिस किया होगा कि आपने को ये a' b' c' फाइंड करना है, लेकिन कैसे करें, हाउ टू फाइंड इट, ओके। ट्रांसलेशन में अपन क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन में अपने को a' फाइंड करना था तो अपन a प्लस t लगा रहे थे, सही बात है, यही कर रहे थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करना, यहां पे अपने को एडिशन नहीं करना है, यहां पे अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है विद द स्केलिंग फैक्टर। तो यहां पे t का s हो गया और एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर a', सिमिलरली b' एंड सिमिलरली c'। इसके ऊपर डिटेल में जो न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में आपको देखने वाला है, लेकिन पहले इस फंडे को समझ लेते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेशन होने कैसे वाला है, वो सारी बातें अपन जो यहां पे जान लेते हैं। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू, कि भैया मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मतलब अपने को a' चाहिए, मतलब क्या चाहिए, वी वांट x y, उसके कोऑर्डिनेट से चाहिए ना अपने को, a' के पहले a यहां था, अब वो कुछ इस तरीके से न्यू वाला होगा, a' अपने को यहां दिखेगा, न्यू वर्जन, ठीक है, तो वो अपने को चाहिए, तो उसके लिए अपने दोनों का भाई साहब मल्टीप्लिकेशन करना तो पड़ेगा। अब इन दोनों को जैसे अपन ने जब अपन ट्रांसलेशन कर रहे थे तो मैट्रिक्स की मदद लेनी पड़ेगी, सेम यहां पे भी मैट्रिक्स की अपन मदद लेने वाला है। उसमें आपका जो a है उसके भी कोऑर्डिनेट होंगे x y कुछ इस तरीके से, और जो s होता है ना, जो s होता है उसे अपन कैसे दिखाएंगे, हाउ वी विल शो दैट s, कुछ इस तरीके से 2/2 मैट्रिक्स आपको s का मिल जाएगा, sx 0 0 sy। अब आपको सबसे बड़ा दिमाग में सवाल होगा कि ऐसे ही क्यों लिखा, why you are writing it in this way। तो एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, x डैश जब अपने फाइंड करना होता है स्केलिंग में, सो व्हाट वी डू x into sx, और जब y डैश अपने फाइंड करना होता है तो y into sy। मतलब क्या कि आपका जो ओरिजिनल x की वैल्यू है उसको आप sx के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहते हो, sy के साथ नहीं, और जो y होता है ओरिजिनल उसे आप sy के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहते हो, sx के साथ नहीं। तो अगर यही बिहेवियर आपको चाहिए, सो दिस बिहेवियर कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग these
मैट्रिक्स। सही बात है। मतलब अभी मैं आपको बताता हूं कि यार देखो ये a और s के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। सही बात है, मल्टीप्लिकेशन करना है एज पर दिस फंडा, करके देखो, जस्ट डू इट। तो कैसे करते हैं, यहां पे अपन जाएंगे इस डायरेक्शन में और यहां पे अपन जाएंगे इस डायरेक्शन, इन दोनों मैट्रिक्स को अपने को मल्टीप्लाई करना और जो भी रिजल्टेंट मिलेगा उससे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर होने वाले हैं। तो भाई ये जो रिस्पेक्टिव आप देख रहे हो मैट्रिक्स, इट इज नथिंग बट 1/2 और ये जो है ये 2/2 है। सही बात है। तो आपका जो रिजल्टेंट निकलने वाला है वो क्या होगा, 1/2। वो क्या होगा, 1/2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जैसे मैंने बताया इस डायरेक्शन में और ये वर्टिकल, दैट इज x sx, x sx प्लस यहां पे y 0 इज 0। सही बात है। उसके बाद अपन जाते हैं x 0 अगले वाले पे, x 0 कितना होता है भाई, 0 होता है, प्लस y sy, इट इज y sy। तो अभी 0 का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसको हटा देते हैं, 0 का ऐड भी कर दो तो नंबर वही रहता है। सही बात है। तो अपने को रिजल्टेंट मिल गया ये, जो कि एक 1/2 यहां पे मैट्रिक्स मुझे मिल चुका है, मतलब एक रो और दो कॉलम। अब अगर बहुत से आप इस रिजल्ट को देखोगे, दिस इज नथिंग बट x डैश एंड दिस इज नथिंग बट y डैश दैट वी वांटेड। और वही चीज अपन ने यहां पे दिखाई है कि x डैश क्या होता है, x sx जो अपने यहां मिला, और y डैश क्या होता है, y sy। और ये x डैश और y डैश क्या है, ये आपके रिस्पेक्टिवली a डैश के कोऑर्डिनेट है जो कि रिक्वायर्ड है। पूरा मामला क्लियर हो गया, पूरा मामला समझ में आ गया कि ये हमने इस तरीके से मैट्रिक्स 2/2 क्यों लिखी, कि भाई अपने को ये चाहिए था, वी वांटेड दिस x डैश एंड y डैश। अगर ये अपने को चाहिए तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इस तरीके से रिजल्टेंट मिलना चाहिए, रिजल्टेंट मिलने के बाद x डैश y डैश मिल जाएगा। जैसे अपना a डैश अपने को मिल जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सेम परफॉर्म आपको करना है b डैश पे और c डैश पे आपको फाइंड करना है। इसके ऊपर एक डिटेल न्यूमेरिकल जो है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई इसको लाइक कर दो। उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फाइनली इंजीनियरिंग आज का वीडियो आगे मैं मार्क करने वाला हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आ गया हूं मैं आपको स्केलिंग से जुड़ा हुआ। यहां आप देख सकते हो भैया एक 2 डायमेंशनल प्लेन में अपने को यहां पे पॉलीगॉन दिख रहा है, 3 लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा, बहुत छोटा दिख रहा है। आपने को इसे क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा दिखाना है, बराबर है कि इसको थोड़ा सा जूम करना है। जब आप जूम करते हो तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन यहां पे मेंशन किए हुए हैं। 3 यूनिट्स इन x डायरेक्शन अपने को बड़ा करना है और 2 यूनिट्स इन y डायरेक्शन। इसको फॉलो करते हुए अपने को ये चीजें जो है तमाम बातें जो है वो परफॉर्म करनी है। और जो अपने को दिया हुआ है, गिवन है, वो ये है, जैसे मैंने बताया आपको a b c ये उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ओके, या फिर ओल्ड भी कह सकते हो। अभी ओल्ड क्यों कहेंगे, नया क्या है, नया ये होगा कि भैया जूम जब आप उसको तो जब थोड़ा बड़ा आप उसको दिखाओगे, ओके, स्केलिंग के जरिए, तो कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे या नहीं, सेम थोड़ी ना रहेंगे। सही बात है। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसे अपने को फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में, उन्हें अपन a डैश b डैश c डैश बोलेंगे। ये तीन चीजें अपने को फाइंड करनी है यहां पे। अब जैसे कि पिछले वीडियो में आपने फंडा देखा था कि अगर आपने कुछ ऐसा काम करना है, स्केलिंग करना है, तो व्हाट इज द फंडा दैट वी हैव टू अप्लाई, a डैश अपने को फाइंड करना है, उसका कोऑर्डिनेट इट विल बी सिंपली इक्वल टू a डॉट, और मतलब अपन मल्टीप्लाई करने वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वो अपन करने वाले विद s, विद s। सही बात है। अब यहां पे अपने पास ये sx है और ये भाई साहब यहां पे sy। तो जब आगे कंप्यूटेशन करते हो, जो भी हम यहां पे काम करने वाले फॉर a डैश, वही अपन b डैश के लिए करेंगे, c डैश के लिए करने वाले। तो यहां पे मैं सबसे पहले a को लिख लेता हूं कुछ इस तरीके से, क्या है, a कोऑर्डिनेट 2 1, तो सबसे पहले x और फिर y। सही बात है। ओके, अब ये इसका डायमेंशन कितना हुआ, एक रो और दो कॉलम, तो 1/2। सही बात है। अब यहां पे x को आप किस तरीके से लिख सकते हो, कुछ इस वे में, sx 0 0 sy। इसके बारे में हम काफी चर्चा कर पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब यहां पे सिर्फ sx की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 और sy की जगह क्या लिखूंगा 2, जो कि अपने को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन है। सही बात है। और इसका डायमेंशन क्या है भैया, 2/2। ये ऑर्डर है अपने इस मैट्रिक्स का। तो अपन मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपके इस मैट्रिक्स के हैं और जो इसके नंबर ऑफ रोज है वो सेम है, तब अपन इजीली जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो कि इस केस में अपन करने वाले हैं। तो क्या होता है, ये जाता है इस डायरेक्शन में और ये जाता है इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 3 6 होता है। सही बात है। तो अपन 6 से पहले लिख लेंगे, विल गेट 6 हियर। और जो फाइनली रिजल्टेंट आपको मिलने वाला होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो होता है 1/2। सही बात है, कुछ इस तरीके से। अब 3 2 हो गया, यहां पे 6। अब वापस से अपन अप्लाई करेंगे इधर 2 0 वो 0 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। सो वी गॉट द a डैश। ये अपना आ गया a डैश, ये x है और ये y है उसका। सिंपल, यही सेम प्रोसीजर अपने को अप्लाई करना b डैश के लिए भी। b डैश इज इक्वल टू b इनटू s। सही बात है। अब b के कोऑर्डिनेट किधर है, 5 1, ये 5 और ये 1। सिमिलर यहां पे 3 0 0 2, वही तमाम बातें वापस रिपीट करने वाले हैं। 5 3 यहां पे आ जाएगा 50 मल्टीपल तरीके से, और फाइनली आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, b डैश और c डैश। अब अपने को सिर्फ यहां पे इस 2 So we have to try this by ourselves. A given us 2, B given us 5, C given us 4. Okay, so moving ahead with
लेते हैं a डैश देखते हैं, a डैश का 6,2 तो यहाँ पे 6 था, ये रहा 6 और ये रहा 2 समवॉट हियर। ओके तो ये हो गया अपना a डैश। उसके बाद आता है b डैश के ऊपर 15,2 ओके ये 15 है यहाँ पे 15 और यहाँ पे ओके हां 15 और 2 यहाँ पे दैट इज b डैश। उसके बाद आता है c डैश के ऊपर जो बोल रहा है 12,8 12 का यहाँ पे 12 है और ये रहा 8 तो इसको अपन मिलाएंगे कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा वो ओके और ये हो गया अपना c डैश करेक्ट। अब ये वाला जो आपका फिगर है ये अपन इसको अपन ऐसे रखते हैं और ये जो पॉइंट जनरेट हुए हैं इनको लाइन सेगमेंट से अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ये पहले क्यों ओरिजिनल है इसलिए मैंने इसको रहने दिया, इसको मिटाया नहीं है ताकि अपन कंपेयर कर सकें कि एक्चुअल में हमने किया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो ये तमाम बातें आपको करनी पड़ेगी और कितनी भी मुश्किल बात नहीं है, बड़ा सिंपल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बस इतना आपको करना है और फाइनली आपका जो ओरिजिनल वर्जन है ये आपके इस पर्टिकुलर बड़े वाला जो झूम इन जैसे हम कहते हैं वर्जन वो अपने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप फीलिंग जो है परफॉर्म कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बढ़कर मालूम होने वाला है दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया पूरी रोटेशन के बारे में आपको समझने वाले जानने वाले हैं। Actually, I'm laughing because this teacher is somehow looking like a Rohit Sharma. So, ट्रांसलेशन स्केलिंग को निपटा चुके हैं अपन 2D। अब यहाँ पे 2D में रोटेशन अपन को देखना है ओके और न्यूमेरिकल अपन परफॉर्म करने वाले हैं उसके जरिए भी और मेथड भी समझने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल तक अपन पहुंचे उससे पहले ये हमारी बात जो अपने को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ये बोर्ड पे लिखी हुई है हमने ठीक है। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पार्ट्स के जरिए हम इस सारी तमाम बातें 2D रोटेशन के बारे में जानने वाले हैं। और भैया चलो शुरुआत करते हैं डायग्राम से। मेरा भैया फेवरेट पार्ट है ये डायग्राम से शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि 2D में 2 डायमेंशनल रोटेशन अभी 2 डायमेंशंस है तो यहाँ पे भी मैंने 2 डायमेंशंस ले लिए x और y एक्सिस ले लिए बराबर और इसमें अपने को रोटेशन देखना है। रोटेशन आप देखो ये पॉइंट दिख रहा है अपने को a पॉइंट इसका नामकरण कर दिया a है और यहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स है कुछ तो होगा यार x होगा कुछ वैल्यू y होगी वो xy हो गया उसका कोऑर्डिनेट बराबर। अब मैंने क्या किया उसको घुमाया यहाँ से यहाँ पे उसको पहुंचाया। आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये जो उसका न्यू पॉइंट है मतलब रोटेट करने के बाद जो वो पॉइंट यहाँ रुका है जिसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है उसका नाम मैंने a डैश कर दिया। मतलब डैश लगा दिया मतलब क्या घुमाने के बाद वाला पॉइंट है ठीक है और ये घुमाने के बाद वाले उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ठीक है। सो a डैश उसके कोऑर्डिनेट्स x डैश और y डैश। अब अपन किसमें इंटरेस्टेड है पता है अपन इंटरेस्टेड है x डैश और y डैश में जो कि अपने को यहाँ पे मिल चुका है भाई x डैश इक्वल टू समथिंग समथिंग y डैश इक्वल टू समथिंग समथिंग बराबर है। लेकिन ये समथिंग समथिंग क्या है भाई समथिंग समथिंग बराबर है तो ये समझना ही जानना है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा डायग्राम को और डिटेल में देखना पड़ेगा उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपन रिट्राइव कर सकते हैं ये समझना पड़ेगा और फिर हम लोग पहुंचेंगे भाई इस मुद्दे तक ठीक है। चलो भैया देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें मुझे और दो चीजें दिखाई दे रही है ये तो समझ लिया ये दो और चीजें मुझे दिखाई दे रही है थीटा दिखाई दे रहा है और ये फाई दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सिंपल सा मामला है देखो अगर ये मेरा रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट है यहां से मैं अगर यहां पे एक लाइन खींचता हूं तो यहां पे मेरा एक एंगल बन रहा है देख सकते हो सिंपल थीटा का एंगल बन रहा है ठीक है और वैसे हर एक पॉइंट से एंगल बन सकता है जो थीटा होगा सिंपल सी बात है। अब मैंने उसको क्या किया यहां से यहां पे रोटेट किया। अब यहां पे जो एंगल बना है उसे अपन फाई बोल रहे हैं। ये फाई एंगल इज नथिंग बट रोटेशन एंगल मतलब आपने इस पॉइंट पे यहां से यहां रोटेट किया तभी जाके ये बीच का एंगल यानी फाई यानी रोटेशन एंगल आपका तैयार हुआ है। तो चलो देखते हैं एंगल से हम लोग कुछ खेल सकते हैं क्या। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा। अगर गौर से आप देखोगे इफ यू सी इट केयरफुली अगर मैं कुछ ऐसी वर्टिकल लाइन बना देता हूं तो आपको क्या दिख रहा है एक राइट एंगल दिख रहा है राइट एंगल दिख रहा है बराबर है। अब यहां पे इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है ना x और y के टर्म्स में ये अपन डिराइव करते हैं बराबर। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है इसको अपन डिराइव करेंगे लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस ट्रायंगल को फोकस में रखते हुए हम यहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया cos थीटा मतलब क्या ये थीटा यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें cos थीटा लगाओ तो भैया देखो ये सिंपल सी बात है ये आपका y है ओके ये y है ना ये वही y है जो यहां पे कोऑर्डिनेट में मेंशन है ठीक है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है x है ये वही x जो आपका कोऑर्डिनेट में मेंशन है ओके और रिस्पेक्टिवली ये जो आपका हाइपोटेनस दिख रहा है ये आपका r है। r क्या मतलब बेसिकली एक टाइप ऑफ रेडियस है ठीक है। आप इसको एक सर्कल की तरह इमेजिन कर सकते हो ओके। अगर मैं इस पॉइंट यहां से यहां पे ला रहा हूं ये पॉइंट उसी सर्कल पे और उसी सर्कल पे इसका मतलब रेडियस है ये उसका तो ये भी आपका r ही है यानी कि रेडियस ही है। सो दीस लाइंस आर नथिंग बट द रेडियस इटसेल्फ ओके। तो ये तो मामला आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स अप्लाई इट हियर। अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में cos थीटा लगाता हूं तो भैया क्या होगा सिंपल सा मामला है x अपन आ जाएगा बेसिक प्रॉपर्टी है आपको पता है जो अपन राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग cos लगाते हैं cos के इस्तेमाल sin का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल सी बात है x अपॉन r बराबर x अपॉन r ये ले लिया। अब मेरे को इन टर्म्स ऑफ x भैया कुछ चाहिए तो मैं क्या करूंगा r को इधर कर दूंगा r cos थीटा हो गया बराबर है। सेम चीज अपने को क्या करनी है sin थीटा लगाना है मतलब क्या यहां पे अपने cos थीटा लगाया तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने को यहां तक पहुंचे पर अब sin I think मुझे थोड़ी सी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लगाते हैं। अब sin थीटा में क्या होता है जो रिस्पेक्टिवली आपको दिख रहा है अपोजिट बराबर है। cos में क्या होता है एडजेसेंट का फंडा होता है सही बात है और sin में क्या होता है अपोजिट। अब ये एंगल के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है y अपॉन r को रहता है ये नीचे डिनोमिनेटर में तो ये r यहां पे आपने लगा दिया तो sin थीटा y अपॉन r अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पे भैया इन टर्म्स ऑफ y जब मैं बात यहां पे कर रहा हूं r sin थीटा हो जाएगा तो आई गॉट x एंड y ओके x r cos थीटा y r sin थीटा बराबर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये तो एक ट्रायंगल के साथ खेल लिए। अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है चीजों को समझना है मुझे x डैश और y डैश कुछ इसी तरीके से चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बड़ी सिंपल सी बात है आपको एक और ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा वो होगा ये। इसको जरा देखिए जरा गौर से इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं देखो तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये मैं बता देता हूं कुछ इस तरीके से सही बात है ना। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें थीटा नहीं होगा इसमें जो एंगल है वो थीटा नहीं होगा क्यों बिकॉज़ यहां पे थीटा के साथ साथ रोटेशन एंगल भी जुड़ गया है तो यहां ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई। इट विल नॉट बी ओनली थीटा जो कि इस केस में था पहले वाले ट्रायंगल में। अब ये थोड़ा सा रोटेट हो गया उसमें रोटेशन एंगल भी जुड़ गया है सो इट विल बी नाउ थीटा प्लस फाई और वही चीज अपन यहां पे सेम अप्लाई कर रहे हैं कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका ये पूरा ये वर्टिकल डिस्टेंस ये आपका क्या होगा y डैश होगा और ये जो आपका डिस्टेंस है ये वाला ये आपका x डैश होगा जो कि यहां पे कोऑर्डिनेट में मेंशन होगा सही बात है। और ये तो r है ही भैया रेडियस ओके पूरा सर्कल मारो 9.0 जो सर्कल पे गिरता हो उसका जो लाइन बनाओगे आप सर्कल के साथ वो रेडियस ये ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वही सेम फंडा है जैसे cos लगाया जैसे sin लगाया वही लगाने वाले लेकिन यहां पे इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए सिर्फ थीटा नहीं रहेगा थीटा प्लस फाई हो जाएगा ठीक है। तो थीटा प्लस फाई रहेगा बाकी मामला तो सेम ही है यार देखो
अगर यहाँ पे थीटा प्लस फाइव का अगर मैं कॉस लगाता हूं तो वहां का एडजेसेंट कंसीडर करते हैं। एडजेसेंट कौन सा है? x1 x डैश है। ओके, इट इज नथिंग बट x डैश। तो ये x डैश आपका आगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में r आ गया, बराबर है। उसी तरीके से अगर आप साइन पे फोकस करोगे तो वही मामला है, sin थीटा प्लस फाइव। यहाँ पे भैया आप देख सकते हो अपोजिट क्या है भैया? y डैश है, तो y डैश अपॉन r आ गया। ओके, यहाँ तक तो मामला सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे जो है चीजें कॉम्प्लिकेट होती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, आसान करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। अब अपन ने क्या किया? वही सेम फंडा जो अपन ने यहाँ पे किया था। क्या मुझे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x डैश और इन टर्म्स ऑफ y डैश चाहिए, तो वही चीज की x डैश, तो ये r इधर आ गया, r into cos of थीटा प्लस फाइव, y dash equal to r into sin of theta plus 5। ओके, यहाँ पे फिर आपने को क्या करना है? cos of a plus b की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, उसको एक्सपांड करना है। तो इसको एक्सपांड करने का क्या होता है? सिंपल सी बात है, cos a cos b minus sin a sin b। सही बात है, तो वही चीज आपको आगे देखने को मिल रही है। a मतलब थीटा, b मतलब 5, तो यही चीज देखो, cos थीटा cos 5 minus sin थीटा sin 5। ओके, डन विद दिस। अब इसमें मैंने क्या किया? अब इसमें यार ये r देखो एक जरा बाहर है। ओके, चलो उसको अंदर बुला लेते हैं, है ना। r को अंदर बुलाया, तो r को अंदर बुलाने के बाद r cos थीटा cos 5 minus r sin थीटा sin 5 हो गया। ओके, अब अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, you will see this thing somewhere। ये हमने कहीं तो देखा होता है, ये देखो, ये दो चीजें ना, ये कहीं तो देखी हुई है। r cos थीटा r sin थीटा, कहां देखी है? अरे यहां देखिए मेरे भाई, r cos थीटा x है, r sin थीटा y है। तो जस्ट पुट अप करो x और y को, और ये आपकी इन टर्म्स ऑफ x डैश आपकी इक्वेशन आ गई जो आप चाहते थे, बराबर है। अब आप आगे देखोगे, यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया? sin of a plus b जो उसको एक्सपांड किया, एक तरीके से आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे? sin a sin b प्लस cos a sin b। सिंपल सी बात है, वही a जो है थीटा है और b जो है 5 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे sin a यानी कि sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5 बराबर है। अब इसको क्या r मल्टीप्लाई किया एक तरीके से r sin थीटा cos 5 प्लस r cos थीटा sin 5। अब यहाँ पे ये चीजें आपने देखी हुई है, r sin थीटा r cos थीटा cos 5 प्लस r cos थीटा sin 5। अब यहाँ पे ये चीजें आपने देखी हुई है, r sin थीटा r cos थीटा, चलो उसको रिप्लेस करो, प्लस r cos थीटा sin 5। अब
फाई एंगल इज नथिंग बट रोटेशन एंगल, मतलब आपने इस पॉइंट पे यहां से यहां रोटेट, बराबर। अब मैंने क्या किया, उसको घुमाया, मैंने क्या किया के बाद मतलब क्या x इक्वल टू समझ ट्राई कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा और फिर हम लोग पहुंचेंगे। चीज अगर यहां पे एक लाइन खींचता हूं तो यहां पे मेरा एक एंगल बन रहा है, देखो उसको क्या किया, यहां से यहां पे रोटेट किया। अब यहां पे जो एंगल बना है उसे अपन फाई बोल रहे हैं, ये फाई एंगल इस तरह का तैयार हुआ है। तो चलो देखते हैं एंगल से हम लोग कुछ खेल सकते हैं क्या। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा। अगर आप गौर से यहां पे देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, अगर मैं कुछ ऐसी वर्टिकल लाइन बना देता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बराबर है। अब यहां पे इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है ना x और y के टर्म्स में, ये अपन डिराइव करते हैं, बराबर है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है, इसको अपन डिराइव करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस ट्रायंगल को फोकस में रखते हुए हम यहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया cos थीटा, मतलब क्या, ये थीटा यहां पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें cos थीटा लगाओ। तो भैया देखो ये सिंपल सी बात है, ये आपका y है, ओके, ये y है ना, ये वही y है जो यहां पे कोऑर्डिनेट में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, x है, ये वही x है जो आपका यहां पे कोऑर्डिनेट में मेंशन है, ओके। और रिस्पेक्टिवली ये जो आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ये आपका r है। r क्या मतलब, बेसिकली एक टाइप ऑफ रेडियस ही है, ठीक है। आप रेडियस है ये उसका, तो ये भी नाउ लेट्स अप्लाई हियर। अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में cos थीटा लगाता हूं तो भैया क्या होगा, सिंपल सा मामला, x अपॉन r आएगा। बेसिक प्रॉपर्टी है, अपने को पता है, जो अपन राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग cos लगाते हैं, cos का इस्तेमाल इस एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल सी बात है x अपॉन r बराबर x अपॉन r, ये ले लिया। अब मेरे को इन टर्म्स ऑफ x भैया कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, r को इधर कर दूंगा, r cos थीटा हो गया, बराबर है। सेम चीज अपने को क्या करनी है, sin थीटा लगाना है। मतलब क्या, यहां पे अपने पहले cos थीटा लगाया, तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अपने को यहां तक पहुंचे अपन। अब sin थीटा लगाते हैं। अब sin थीटा में क्या होता है, जो रिस्पेक्टिवली आपको दिख रहा है अपोजिट, बराबर है। cos में क्या होता है, एडजेसेंट का फंडा होता है, सही बात है। और sin में क्या होता है, अपोजिट। अब ये एंगल के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, y अपॉन r, r को रहता है ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये r यहां पे अपने लगा दिया। तो sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे भैया इन टर्म्स ऑफ y जब मैं बात यहां पे कर रहा हूं, r sin थीटा हो जाएगा। खेलिए, पर इसमें थीटा नहीं होगा, इट विल नॉट बी ओनली थीटा, जो कि इस केस में था पहले वाले ट्रायंगल में। अब ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, उसमें रोटेशन है। यहां तक तो मामला भैया समझ में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बात अपने को समझनी है कि ये जो रोटेशन हो रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था। ये कहां हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो भैया अपन एंगल जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, ये बात अपने को समझनी है। लेकिन जब ये उल्टा होता है, उल्टा मतलब क्लॉकवाइज, अपने लिए तो भैया क्लॉकवाइज ही सीधा होता है, बट यहां अपने को समझना है कि जब ये क्लॉकवाइज होता है रोटेशन आपका, तब हम यहां पे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब ये नेगेटिव अगर अपन कंसीडर करेंगे तो हमारे ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होने वाली है, ये जरा मैं भी आपको बताना चाहूंगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो अब यहां पे सबसे पहले क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए अपन ने यहां पे पॉजिटिव कंसीडर किया, फाई 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 देखने को मिल रहा है, बराबर है। लेकिन अगर मान लो अगर यहां पे आपका क्लॉकवाइज होता, बराबर है, रोटेशन जो है क्लॉकवाइज होता, तो यहां पे आपको क्या मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता। बड़ा सिंपल सी बात है, देखो आप यहां पे जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, x ऑफ cos माइनस फाई माइनस y sin ऑफ माइनस फाई। बात आपको समझ में आ रही है, दिस इज व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग। ये आप यहां पे एक्सपेक्ट करोगे कि यहां पे आपका नेगेटिव हो गया एंगल, ओके, यही चीज मैं कह रहा था। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, यू कैन सी इट हियर, x sin माइनस फाई प्लस y cos माइनस फाई। सही बात है। अब एक बिहेवियर, एक नेचर अपने को cos और sin का पता है कि भैया cos जो है वो नेगेटिविटी को इग्नोर कर देता है और पॉजिटिव बना रहता है अंत तक, और जो sin है वो नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर पाता, वो नेगेटिविटी को अपने पीछे 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 लेके चलता रहता है। अब आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं। तो अभी फाइनली आपको आउटपुट में क्या देखने को मिल जाएगा, आउटपुट में भैया आपको ये cos फाई ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये कुछ इस तरीके से इसके पीछे आएगी, बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हो माइनस sin फाई हो जाएगा ये। अब ये माइनस यहां पे, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां से इसको भी निकाल देता हूं मैं। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x डैश की, इट विल बी x cos फाई प्लस y sin फाई, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे भी चलो देखते हैं, वही सेम बिहेवियर देखते हैं। यहां पे sin माइनस फाई आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां वो माइनस आ जाएगा और ये यहां से हट जाएगा, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद cos नेगेटिविटी से छुटकारा तुरंत पा लेता है, तो यहाँ पे भैया आपका हो जाएगा cos फाई। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, y डैश की माइनस x sin फाई प्लस y cos फाई। और यहाँ पे ये देखो, ये जो फाई और थीटा है ये जस्ट मैंने नोटेशन यूज किए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जनरली अगर आपको a b पसंद है तो a b भी लगा सकते हो, बराबर है। ये जस्ट जनरली नोटेशन है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मुद्दा समझ में आना चाहिए कि हम x डैश y डैश तक पहुंचे कैसे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो थीटा फाई आप देख रहे हो ये सिर्फ एक नोटेशन है, आप a b लगा दो यहाँ पे, एंगल ये हो, एंगल a एंगल b, बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि रोटेशन एंगल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो भैया मामला आपको समझ में आ गया। इक्वेशंस हमारे सामने है, चाहे वो फिर भैया एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो, यहाँ पे दोनों इक्वेशन आपकी तैयार है, आप हर एक चीज के लिए तैयार हो। यहाँ पे तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए
एक्स वाई ये आपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स डैश वाई डैश तक अपन पहुंच सकते हैं। इसका मैट्रिक्स फॉर्म भी कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। देखो अपन ने ट्रांसलेशन स्केलिंग में कुछ फार्मूला टाइप देखा था, वैसे यहां पे भी अपन फार्मूला टाइप देख सकते हैं, जैसे कि a डैश इक्वल टू a डॉट r। समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला अपन यहां पे फॉलो करने वाले हैं। लेट्स से अगर मैं a डैश को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, x डैश y डैश कुछ इस तरीके से बराबर है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x और y। मतलब क्या, ये a मतलब आपका ये x y मतलब ये आपका ओल्ड पॉइंट या ओरिजिनल पॉइंट बराबर है, और ये जो a डैश है ये आपका न्यू पॉइंट है, ये आपका न्यू पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश इस तरीके से लिखें। अब आपको भैया यहाँ पे एक रोटेशन मैट्रिक्स, 2D रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो भी अपने को यहाँ पे बनानी है। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू सी हियर इज दैट कि आपको सबसे पहले ये जो x दिख रहा है, तो ये वाली जो यहाँ पे ये जो पहला रो है, इसको आपको x डैश वाली जो चीजें उनसे भर देना, मतलब वहां पे जो एंगल है। आप देखो x डैश इक्वेशन पे फोकस करो, ठीक है। तो पहले रो में क्या जाएगा, सबसे पहले cos फाइ, फिर उसके बाद क्या जाएगा माइनस sin फाइ, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं cos फाइ माइनस sin फाइ। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो y डैश से रिलेटेड है, तो y डैश की इक्वेशन देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले sin फाइ जो x के साथ जुड़ा हुआ है sin फाइ, तो अपन यहाँ पे sin फाइ लिख देंगे, सही बात है। उसके बाद आप देख सकते हो cos फाइ, तो मैंने लिख दिया cos फाइ। अब ये किसके लिए है भैया, ये है एंटी क्लॉकवाइज जो आपकी इक्वेशन बन रही है उसके उस बिहेवियर के लिए है। अगर मुझे भैया क्लॉकवाइज के लिए चाहिए होगा, ये किसके लिए है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे क्लॉकवाइज के लिए चाहिए होगा तो मेरा कौन सा मैट्रिक्स कैसा बनने वाला है, सिंपल है यार, इसी इक्वेशन को फॉलो करो, x डैश देखो, सबसे पहले x डैश में क्या cos फाइ sin फाइ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos फाइ sin फाइ, सिंपल है। उसके बाद देखो नीचे वाले रो के लिए आपने को y डैश देखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस sin फाइ, और आपको देखने को मिल रहा है cos फाइ। सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप एक चीज नोट करोगे इन दोनों में, तो भैया cos फाइ तो सेम ही रहेगा, बराबर है। कुछ इसी पोजीशन पे दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों मैट्रिक्स में, और साइन भी आपको दोनों इसी जगह पे देखने को मिल जाएंगे अपोजिट एंड्स में। सिर्फ जो साइन है ना नेगेटिव, वो फोकस करो। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन है, क्लॉकवाइज देखोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन है, दैट्स इट। तो ये सारी तमाम बातें पूरी रोटेशन से जुड़ी मैंने आप तक पहुंचा दी है। आई होप आपकी इस वीडियो से मदद हो गई होगी। अगर हो गई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए साथ दोस्तों के साथ। थैंक्स और दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, ऑन वन कंडीशन। आज का वीडियो कमाल का होगा, बड़ा मजेदार होगा, आपको सीखने को मिलेगा। ऑन वन कंडीशन, अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो जिसमें अपन ने रोटेशन के बारे में डिटेल में चर्चा की, उसको समझा है, कुछ चीजें डिराइव की है, यही चीजों को अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने वाले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो भाई आपको ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा, आप एक भी चीज से रिलेट नहीं कर पाओगे। ये चीजें ऐसे क्यों की जा रही है, ये सारे आपके जो सवाल है उनके जवाब उस वीडियो में देखिए हैं। उस वीडियो की लिंक भी भैया डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि आप उसे देख पाओ, और उसके बाद आप आगे आओगे तो ये सारी चीजें समझना आपके लिए बच्चों का फेल हो जाएगा, और समझाना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो अपन यहाँ पे आके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, एक ऑब्जेक्ट है उसे रोटेट करना है। अब हमारे पास एक पॉइंट है, सिंपल सी बात है, पॉइंट है जिसका नाम हम कर रहा हूं ये a, और उसके कोऑर्डिनेट से 10,5 आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 10,5। ओके, अब ये भाई मेरे कोऑर्डिनेट है। अब मुझे यहां गिवन एक चीज है, क्या एक चीज गिवन है, phi इज गिवन, व्हिच इज 45 डिग्री। phi दिया हुआ है, मतलब क्या, आपका जो रोटेशन एंगल है वो दिया हुआ है, सही बात है, वो जो रोटेशन एंगल है वो दिया हुआ है। और यहां पे एक और चीज जो मेंशन की है वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको परफॉर्म करना, मतलब यहां पे आपका जो पॉइंट है, यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और समवेयर यहां पे उसको पोजीशन करना है। ये मान लो आपका जो नया पोजीशन होगा उसको मैं नया नाम देता हूं a डैश, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x डैश, y डैश। तो यहां पे अपने को ये चीज फाइंड करनी है, बात समझ में आ रही है। ये चीज जो है अपने को यहां पे फाइंड करने की, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, और ये जो phi दिया है ना, phi इज नथिंग बट यू कैन से, ये जो एंगल है ये आपका phi है, मतलब यहां से यहां जो घुमा है ना, यहां से यहां जो घुमा है, वो जो रोटेशन है वो आपका phi जो कि 45 डिग्री मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी तमाम बातें गिवन है, ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए थोड़ा सा दिखा दिया ताकि तो जो रोटेशन है वो आपका phi जो कि 45 डिग्री मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी तमाम बातें गिवन है, ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए थोड़ा सा दिखा दिया ताकि अगली बार जब आप खुद सॉल्व करने जाओ तो ये चीजें आपके सामने आए, आप इसे पिक्चराइज कर पाओ, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए एक चीज जो अपन डिराइव की थी पिछले वीडियो में वो थी a' a.r, मतलब a' तो यही अपना सिंपल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद a क्या अपना
ये भी सिंपल xy मतलब सिंपल सी बात है कोऑर्डिनेट। और ये अपना रोटेशन मैट्रिक्स था। अब यहां तक कैसे पहुंचे थे वो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। अब फिलहाल तो अपन इसका इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि अपन x डैश और y डैश को फाइंड कर सके, यानी कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को फाइंड कर सके। कैसे करेंगे उसके लिए अपने को ये RHS मतलब इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वाली जो साइड है उसे अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। x और y, अब यहां पे इनिशियली x और y, ये क्या है आपका, ये कौन सी चीज है, ये x और ये y है, जस्ट पुट देम देयर। तो यहां पे रख दिया y मैंने 10 और ये 5 रख दिया, सही बात है। यहां पे अगर आप देखोगे cos 5, अब देखो डायरेक्टली अपन लिखते हैं cos 5 कितना होता है, मतलब cos 45 कितना होता है, सिंपल सी बात है 1/√2, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्टली लिखते हैं। sin कितना होता है, sin 45 वो भी 1/√2 ही होता है, ओके। उसके बाद माइनस sin 5, मतलब यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय, ये माइनस है 1/√2 और cos का यहां पे 1/√2, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि एंगल तो सेम ही है ना, एंगल तो फाई ही है, रोटेशन एंगल इन द रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का, कि अपन जाएंगे रो वाइज और यहां पे जाएंगे कॉलम वाइज। तो यहां पे जो अपना फाइनली जनरेट होगा वो कैसा, जो मैट्रिक्स जनरेट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1/2, मतलब एक रो और दो कॉलम, और अपने को चाहिए भी एक रो और दो कॉलम की, सही बात है। तो वो अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब करना क्या है यार, देखो 10 into 1/√2, तो यहां पे हम क्या करते हैं 10√2, ठीक है। फिर उसके बाद 5 into this minus 5/√2, ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, x डैश हो गया, सॉरी, ठीक है। और फिर अपन अगले वाले पे जाते हैं, 10 into, तो यहां पे 10/√2, 5 यहां पे प्लस हो जाएगा 5/√2, सही बात है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई अगर करें तो यहां पे तो भैया डिनोमिनेटर कॉमन है, तो अपन 10 - 5 कर सकते हैं, तो बचता 5/√2 है। और दूसरे साइड में यहां पे अपन ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर √2 कॉमन है, तो यहां पे अपन 15/√2 लिख सकते हैं इजीली, सही बात है। तो ये अपना x डैश और y डैश आ गया, ओके। नाउ दिस वाज वन ऑफ द वेरी सिंपल वे यू कैन सॉल्व द रोटेशन। आप जो मैंने इक्वेशंस बताई थी ना, इक्वेशंस जो आपने डिराइव की थी पिछले वीडियो में, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट योर x डैश एंड y डैश। ये भी मैं थोड़ा फॉलो कर सकते हो, वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं, इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं। तो ट्विस्ट क्या है इसमें, बस सिंपल सा है कि ये एंटी हटा देता हूं, यहां से एंटी हटा देता हूं, क्लॉकवाइज रखता हूं। मतलब अब यहां पे जो मामला है थोड़ा उल्टा होने वाला है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब यहां से ये पॉइंट मुझे फाइंड नहीं करना, बिकॉज़ ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके। मतलब इसका डायरेक्शन अभी एंटी नहीं
क्लॉकवाइज होने वाला है। समझ में आया? रोटेशन एंगल चलो वही रखते हैं 45 डिग्री, लेकिन जब मैंने आपको एक बात बता दी, जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन अपन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ का माइनस साइन जो है वो उछल के यहाँ चले जाता है, दैट्स इट। सही बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ से आपका माइनस साइन उठ के वहां चले जाता है, बाकी और कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो अपन ऐसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे अपन? हाँ, सो दिस लेट्स मार्क दिस एज अ आंसर फॉर एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से माइनस हटाते हैं और ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं है, माइनस लगा दिया। अब उस हिसाब से कैलकुलेशन तो उसमें क्या फर्क आएगा? यहाँ तो प्लस ही आएगा बिकॉज़ यहाँ का माइनस हट गया, और यहाँ पे जो भैया माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ का प्लस 5 वैसा का वैसा रहेगा। सही बात है, यहाँ तक बात। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अब इसका फाइनल आंसर आपने क्या लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। दिस इज फॉर